Hello everyone, welcome to EduChats. So again we are with another video, very interesting and as well as the 2022 NET examination notification. So I wish you all a very happy new year from the EduChats family. And today we are announcing that UGC NET December 2020 notification has already out, and we are with the video that will describe regarding what is UGC NET and why do you need NET और JRF, और इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्यों आप नेट क्वालिफाई करोगे, नेट नहीं क्वालिफाई करोगे तो क्या होगा, और 2020 जो एनईपी आया है, पॉलिसी आया है, उसके हिसाब से नेट कितना ज़रूरी है इसको डिटेल में समझेंगे। जो लोग एमए कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, कौन एलिजिबल है, अगर आप फर्स्ट ईयर में है, ये सारा का सारा जो क्वेश्चन आपके मन में होगा ये सभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो है इनके जो चेयरमैन है यूजीसी के, एम जगदीश कुमार, उन्होंने बता दिया है ऑलरेडी एग्ज़ाम होगा आपका फरवरी एग्ज़ाम में, मतलब फरवरी मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका डेट शीट भी आ जाएगा बहुत ही जल्दी। तो आपका एग्ज़ाम फरवरी है और आपका अभी जनवरी चल रहा है, यानी आपके पास एक महीना बाकी है। एक महीने में आपको प्रिपेयर करना है। कौन से पेपर होते हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है हम डिस्कस करते हैं और इसमें भी करेंगे, ठीक है, और आपके जितने सारे सीरीज़ हैं इसमें हम वो सभी आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो जो भी यहाँ पे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए। एडुचेंट फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एनटीए कंडक्ट करता है, एनटीए एक एग्जामिनिंग बॉडी है जो कि यूजीसी की तरफ से नेट एग्जामिनेशन जो है उसको वो पब्लिश करता है और उसके साथ ही साथ एग्जामिन करता है। ये 29 दिसंबर 2020 को आपका जो है नोटिफिकेशन आया था, और आपका यहाँ पे देखिए डेट लाइन दे दिया गया है दिसंबर 2022। आपका जो नेट एग्जामिनेशन है वो 2 बार होता है, साल में 2 बार होता है। जून साइकिल में एक होता है और एक होता है आपका दिसंबर में, ठीक है, जून और दिसंबर में। तो ये जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर साइकिल का है, ठीक है। कोविड के वजह से जो दोनों साइकिल को मर्ज करके साल में एक ही बार किया जाता था, अब जो है आपका 2 बार हो रहा है, इसलिए दिसंबर 2022 का जो है वो नोटिफिकेशन आया है। फर्स्ट है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कब से है स्टार्ट होगा? 29 दिसंबर 2022 से 17 जनवरी 2023 को शाम को 5 बजे तक आपका एक्टिव रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हो, अभी आपका ओपन है, आप अभी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और जल्दी ही कर लीजिए। क्यों? प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होता है, अगर मान लीजिए आप किसी सिटी से हैं, उसी सिटी का जितने सारे स्टूडेंट हैं वो फिलअप हो गए, यानी जितना स्लॉट बाकी है एग्जामिनेशन सेंटर अगर फिलअप हो गए, तो फिर आपका जो सेंटर होगा आपके सिटी से दूर लेके आपको डाल दिया जाएगा, यानी कि दूसरे सिटी में दे दिया जाएगा। तो जितना जल्दी आप अप्लाई कर लो उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, जो एग्जामिनेशन फीस होता है हर एक कैटेगरी का, वो आप ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। जैसे कि आपका नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड, यूपीआई वगैरह, ये सब 18 जनवरी तक वैलिड है, वो भी 11:50 रात को, बस इतना ही है। उसके साथ ही साथ अगर कुछ करेक्शन आप करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वो 19 और 20 को है, ठीक है। और कौन से सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में बता दिया जाता है। जनरली कब बताया जाता है? आपके एग्ज़ाम होने के 7 दिन पहले, यानी कि सभी का सब्जेक्ट अलग होगा, किसी का फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ठीक है, उड़िया, मैथिली, सभी का अलग अलग होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम सिटी होता है वो 7 दिन पहले आपके एग्ज़ाम में बता दिया जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम जब है उससे 7 दिन पहले बताया जाता है। देन डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट। आपका एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होगा? सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, ठीक है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी बता दिया गया है, 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक आपका एग्जामिनेशन होगा सभी सब्जेक्ट्स का। इसी बीच आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा।
उसके बाद सेंटर कहाँ पे दिया जाएगा, डेट कौन सा रहेगा, शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में रहेगा या सेकंड शिफ्ट में रहेगा, वो आपको एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा। ठीक है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की, जो आप आंसर करोगे, ये एक सीबीटी एग्जाम है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है। तो इसलिए आपका जो रिस्पॉन्स की है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा आपके लॉगिन वेबसाइट पर। ठीक है, आप लॉगिन करोगे तो पता चल जाएगा, और वेबसाइट आपका दिया गया है, आप विजिट कर सकते हो। एनी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी जनरल जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 1100 है। जनरल में जो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है, जो वीकर सेक्शन से होते हैं और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए 550। जो एससी एसटी और पर्सन विद डिजेबिलिटी है और थर्ड जेंडर जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए 275 आपका एग्जामिनेशन फीस है। ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है इसको डिटेल में समझेंगे। बस ये कितने सब्जेक्ट्स में हो रहा है, आपका 83 सब्जेक्ट्स में हो रहा है, और ये एक सीबीटी मोड में हो रहा है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में हो रहा है। ठीक है। ये देखिए आपका जो यूजीसी का जो बुलेटिन आया है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये लगभग आपका 68 पेजेस का है। ठीक है। 68 पेजेस का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। जो लोग टेलीग्राम में हैं उनको ऑलरेडी मिल जाएगा वहाँ पे, और जो लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या क्या है इसको देखते हैं। देखिए आप कैसे फॉर्म फिलअप करोगे। पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लेना है, वहाँ पे आपको एक रेप्लिका मिलेगा। रेप्लिका मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, कि कैसे आप अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको कैसे फिलअप करोगे, वो आपको वहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाया जाएगा। ठीक है। वैसे तो बहुत आसान है। यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे करके। ठीक है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर एक जनरेट किया जाएगा। ठीक है। आपने जो लॉगिन किया, रजिस्ट्रेशन किया अपने आपको, आपके नाम पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया जाएगा। फिर आपको क्या करना है, लॉगिन करके अपना इमेज यानी फोटोग्राफ, जो रिसेंट फोटोग्राफ होगा, और 10 केबी से लेकर के 200 केबी तक आपका फोटो होना चाहिए। कलर कलर हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है। ठीक है। जहाँ पे आपका फेस मास्क आप यूज़ नहीं करोगे, और आपका जो बैकग्राउंड होगा वो विजिबल होना चाहिए। फिर आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। फिर आप अपना जो पेमेंट करोगे वो किसी भी इसमें से कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर आपका डेबिट कार्ड यूपीआई से करा सकते हो। ठीक है। जब आपका फिलअप हो जाए तो ज़रूर याद करिएगा, एक कंफर्मेशन पेज आता है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको आप डाउनलोड करके अपने पास रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कभी भी कहीं भी अगर कोई कंप्लेन के लिए या फिर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है। तो इस सभी को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपका कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, फिर आपका पेमेंट गेटवे जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सब आप अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत ही ज़रूरी हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं ये सवाल पे, इज नेट नेसेसरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, लेक्चरर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो क्या नेट नेसेसरी है? तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा यस। क्योंकि 2022 पॉलिसी यानी जो 2020 पॉलिसी है उसने ये कहा है कि जो नेट आपका रहेगा यानी जो एलिजिबिलिटी रहेगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, ये कंपलसरी हो जाएगा सभी टीचर्स के लिए, सभी वो स्टूडेंट के लिए या फिर सभी वो एस्पिरेंट्स के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई मतलब गेस्ट फैकल्टी हो या फिर कुछ भी हो, आपको नेट ज़रूरी है। ठीक है। नेट ज़रूरी हो जाएगा। यूजीसी जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराता है। दिस टेस्ट is to determine the eligibility of Indian nationals for assistant professor and JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है। यानी यहाँ पे दो प्रकार के आपको अवार्ड मिलते हैं। एक मिलता है नेट, नेट यानी कि यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। JRF मतलब कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आपको 5 साल तक गवर्नमेंट की तरफ से आपको फेलोशिप यानी स्कॉलरशिप मिलेगा पढ़ने के लिए, और उसके साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए लागू है, यानी ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हो, लेक्चरर,
ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको नेट आपके पास होना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि हम नेट नहीं देंगे या फिर नहीं क्लियर कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ फेलोशिप होते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसको डिसाइड करता है, यानी कंडक्ट कराता है, उसके हिसाब से वो फेलोशिप देता है। एक हो गया आपका नेशनल फेलोशिप ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट NFSC, नेशनल फेलोशिप ऑफ OBC, और ये जो मौलाना आज़ाद जो नेशनल फेलोशिप है ये अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी इसको अब ये अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो UGC नेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आगे भी देखेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, MEd फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो उनके लिए भी हम आगे बताएंगे कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है और कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो, ठीक है। उससे पहले जान लेंगे UGC नेट दिसंबर के बारे में। ये तो CBT मोड में आपको मैंने बता ही दिया है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। लगभग आपके जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उस सभी में आप नेट दे सकते हो। और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि 1 मंथ आपके पास है, ठीक है। यही 1 महीने में आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करोगे, तो यहाँ से ही आपको स्ट्रेटेजी बनाना है। पेपर वन जनरल पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन 50 होते हैं, यानी ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, टोटल 100 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन पेपर 1 में बेसिकली आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड देखने के लिए किया जाता है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस आता है। इसका डिस्कशन हम डिटेल में सिलेबस को डिस्कस भी करेंगे आगे जा करके, ठीक है। पेपर 1 कॉमन होता है, इसमें आपका एनवायरनमेंट भी आता है, लॉजिक भी आता है, हायर एजुकेशन सिस्टम आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन, ICT वगैरह, ये सब कॉमन पेपर है। उसके बाद हम आते हैं कि पेपर 2 200 मार्क्स का होता है, जो कि 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगेन ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ये आपका होता है मदर सब्जेक्ट, यानी जो आप सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो। जैसे कि इकोनॉमिक्स से आप बिलोंग करते हो तो आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मिलेगा, पॉलिटी से बिलोंग करते हो पॉल साइंस का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। जिस सब्जेक्ट्स के आप बिलोंग करते हो उसी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसमें जनरल पेपर होता है, इसमें एरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिक, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपका एनवायरनमेंट, ये सब क्वेश्चन जनरल आएंगे जो कि सभी के लिए सेम रहेगा, लेकिन ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट, जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो वही डोमेन नॉलेज आपको पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चंस MCQ बेस्ड रहेंगे। आपके पास 3 घंटा होगा, 180 मिनट्स फॉर 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन फॉर 180 मिनट्स, ठीक है। और विदाउट एनी ब्रेक। पहले ये हुआ करता था कि पेपर 1 खत्म हो गया देन पेपर 2 होता था, लेकिन अब जो है 3 घंटा कंटिन्यूसली आपको बिना ब्रेक के बैठना है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप 180 जो मिनट्स में 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। जो जितना अच्छा करेगा उतना अच्छा उसको मतलब नेट या फिर JRF मिलेगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, अपडेटेड सिलेबस इसमें मिल जाएगा। जिनको दिक्कत हो रहा है डाउनलोड करने में वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, हम आपको उसका PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और आपका जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी होगा, लोकल लैंग्वेज में नहीं होगा। बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश होगा, बगल में आपका हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा जाएगा, ठीक है। तो जब आप मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो आप चूज़ करोगे उसको केयरफुली चूज़ करना, ठीक है। और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस मतलब लगे कि एम्बिग्विटी है यानी थोड़ा सा इधर उधर है, तो आप उसको फिर से NTA क्या करेगा, उसको ग्रेस मार्क कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर गलती होता है तो NTA खुद अपने आप से ही इसको मतलब ग्रेस मार्क करता है, ग्रेस मार्क कर लेता है। और उसके साथ ही साथ इसमें और एक अपॉर्चुनिटी है कि आप चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर इसका आंसर गलत दिया गया है तो आप बाद में इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। अब आता है जनरल एलिजिबिलिटी, यानी कौन इससे अप्लाई कर सकता है।
देखिए जो भी जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी हो, सभी तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन जो जनरल स्टूडेंट है, जो अनरिजर्व है, उसके पास 55% मार्क होना चाहिए इन मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। ठीक है, यानी जो लोग अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके पास मास्टर्स डिग्री में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क होना ज़रूरी है। ठीक है, देन आते हैं आपके ओबीसी जो कि नॉन क्रिमिलियर होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैटेगरी, ये सब है, उनके लिए 50%, यानी कि जिनका रिजर्व्ड है, जिनका रिजर्व है, ठीक है, उनके लिए 50% मार्क चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड में लिखा है, कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स who have appeared for their qualifying master's degree or final year exam whose result is still awaited or candidate whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test। मतलब कि जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है कोर्स वो कर रहे हैं, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर कोर्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर such candidate will be admitted provisionally and shall be considered eligible for award of JRF eligibility for assistant professor only after they have passed their master's degree or equivalent examination with at least 55% mark and 50% for the reserve categories। यानी कि मान लीजिए कोई पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, अभी ग्रेजुएशन खत्म हुआ, पीजी का एडमिशन हो चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर उन्होंने दे दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और नेट देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। मान लीजिए उसका नेट क्लियर हो गया इस बार, तो ऐसा नहीं है कि ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसने पीजी कंप्लीट नहीं किया है, ये नेट अवॉर्डेड हो जाएगा, लेकिन इसके साथ उसको दूसरा कंडीशन भी फुल अप करना पड़ेगा, यानी उसको मास्टर्स में 55% से पास होना है। ठीक है, नेट क्वालिफाइड है, जब वो पीजी कंप्लीट करता है तो 55% सिक्योर कर लेता है, तो उसका नेट सर्टिफिकेट वैलिड है, जेआरएफ भी वैलिड है। अब डिस्कस करते हैं उनके बारे में जिनका नेट क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जो कि 50% रिजर्व और 55% अनरिजर्व नहीं स्कोर कर पाते हैं। एक स्टूडेंट है जिसने नेट क्रैक कर लिया, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने 50% स्कोर नहीं किया या फिर 55% अनरिजर्व का उसने मार्क सिक्योर नहीं किया, तो उसका ये नेट जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, अब आते हैं जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स, जो देखिए अब आता है कौन कौन कर सकते हैं, पीजी सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं जो लोग पीजी कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कर रहा है, ठीक है, बीएड एमएड कर रहा है वो भी एलिजिबल है। ठीक है, जो लोग एमफिल, फिलहाल के लिए जो लोग एमफिल कर रहे हैं, क्योंकि अभी से तो एमफिल डिसकंटिन्यू हो जाएगा, जो लोग एमफिल कर रहे हैं वो एलिजिबल है, और पीएचडी ये सभी एलिजिबल है। ठीक है, सभी एलिजिबल है, अपीयरिंग ईयर में कंप्लीट हो ना हो वो एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेट जो है उसका जो है मतलब लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है जेआरएफ के लिए, नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। जिस मंथ में एग्जाम हो रहा है, अब फरवरी में हो रहा है तो ये सेकेंड मंथ है, तो फर्स्ट फरवरी तक उसको 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30 ईयर से ज़्यादा है तो उसके लिए जेआरएफ लागू नहीं होगा, यानी जूनियर रिसर्च फेलो आप बन नहीं सकते हो। ठीक है, हालांकि 5 साल रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, यानी 35 तक वो जेआरएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आपका एज कितना भी हो आप नेट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन आता है रिजर्वेशन पॉलिसी, जितनी भी सीट्स हैं यानी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनमें से 15% आपका एससी के लिए रिजर्व होगा, 7.5% एसटी के लिए रिजर्व होगा, 27% ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिजर्व होगा, 10% आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए, 5% सीट आपके पीडब्ल्यूडी के लिए जिनका 40% से ज़्यादा आपका जो है यानी डिसेबिलिटी है उनको दिया जाएगा। ठीक है, ये रिजर्वेशन हो गया आपका। फिर यहाँ पे एक चीज़ बात कर लेते हैं, जेआरएफ का वैलिडिटी कितना है। आपने मान लीजिए 2022 दिसंबर में आपने जेआरएफ क्रैक कर लिया,
ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कौन नेट क्रैक कर सकता है, नेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी, कितना मार्क रखेंगे तो नेट हो जाएगा, कितना मार्क रखेंगे तो जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, तो दिसंबर में मान लीजिए आपने जेआरएफ क्रैक कर लिया। जेआरएफ मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो और रिसर्च फेलो भी बन सकते हो। तो आप पूछोगे कौन सा सबसे बढ़िया, ऑब्वियसली जेआरएफ है। ठीक है, नंबर 1 है जेआरएफ। जेआरएफ 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, यानी अगर आपने 2022 दिसंबर में क्रैक किया है तो 2025 तक ये वैलिड है। पहले ये जान लेते हैं कि वैलिड का मतलब क्या होता है। वैलिड का मतलब नहीं है कि यहाँ तक पैसा मिलेगा, नहीं। 2025 तक आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, दिसंबर 2025 तक, कि आप कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने आप को पीएचडी में, अब तो एमफिल डिसकंटिन्यू हो गया इसलिए पीएचडी यानी रिसर्च वर्क में अपने आप को एंगेज करें। मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में आपने 2024 में पीएचडी ज्वाइन किया। ठीक है, पीएचडी ज्वाइन किया तो यहाँ से लेकर के 2024 में जो आप पीएचडी ज्वाइन किए तब से लेकर के 5 साल यानी 2029 तक आपको जेआरएफ मिलता रहेगा। जेआरएफ पैसा मिलता रहेगा, जो फेलोशिप आपको मिलता रहेगा। और ये होता है, ब्रेक होता है 3+2। ठीक है, 3 साल का जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो, 2 साल का एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलो। ठीक है, 5 साल मिलता है जो है, मतलब कि अब के लिए जो भी जितना भी अमाउंट मिलता है बहुत ही लमसम अमाउंट मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से आप अपने को मतलब रिसर्च के लिए डेडिकेटेड हो सकते हो। एक प्रकार से आपका ये सोर्स ऑफ स्टडी हो सकता है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ वगैरह मिलता है, हॉस्टल वगैरह मिलता है, मतलब आपका एक रूम भी मिलता है पर्सनल जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो। तो अच्छा, मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूजीसी जो है, वो आपको फेलोशिप प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जो एडमिट कार्ड होता है वो दिसंबर 2022 का कैसे आएगा। तो डेफिनेटली आपका वेबसाइट जो है उसी में आएगा। जो लोगों का प्रॉब्लम होगा, जिन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं प्राप्त हो सकता है, वो यहाँ पे एनटीए को मेल करें अपना जो आईडी पासवर्ड वगैरह ये सब एप्लीकेशन नंबर वगैरह, वो आपको अपना आईडी जो है एडमिट कार्ड जो है वो आपको भेज देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा। आप ही के सेंटर जो आपने दिया होगा, सेंटर प्रेफरेंस जो है उसने दिया, आपने दिया होगा, उसी के हिसाब से होगा। डॉक्यूमेंट कुछ लेके जाएंगे आप टेस्ट सेंटर में, जो कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोडेड होगा, जहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लगाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ फ़ोटो आईडी, यानी कि आपका जो ओरिजिनल आईडी होगा जो आपने अपलोड किया है, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट वगैरह, ये सब लेके जाएंगे। ठीक है, और उसका एक ज़ेरॉक्स कॉपी अपने को लेके जाएंगे। और जब एग्ज़ाम के टाइम में अगर आपका जो प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं ये सब आपको मानना पड़ेगा। अगर कोविड का टाइम है तो मास्क और ग्लव्स जो है और सैनिटाइज़र ये सब कंपलसरी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने पड़ेंगे। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो आपका है वो भी आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, और रिपोर्टिंग टाइम जब आपका होता है, जो फर्स्ट शिफ्ट का जो है, तो आपको 8:30 बजे तक पहुंच जाना है। 8:30 के बाद एंट्री नहीं होता है, और सेकंड शिफ्ट के लिए 2:30 के बाद नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया आपका टाइमिंग के रिलेटेड। उसके बाद आता है प्रोविजनल की। जब आप एग्ज़ाम दे दोगे, आपका आंसर की मतलब जब कुछ ही दिनों में निकल जाएगा। आंसर की, प्रोविजनल आंसर की जो है वो वेबसाइट में दिखाई देगा। अगर प्रोविजनल आंसर की में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो, लेकिन पर क्वेश्चन आपको 200 पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जाकर के आपका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, आप अपने लॉगिन आईडी में अपना ही जो रिस्पॉन्स की है वो आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि आपने कौन सा क्लिक किया था, कौन सा सही है, कौन सा गलत, ये देख सकते हो। ठीक है, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप एग्ज़ाम तो दे दिए, अब नेट जेआरएफ किसको मिलेगा, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसको मिलेगा। फर्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड, टोटल स्लॉट्स एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे शैल बी इक्वल टू 6% ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स ऑफ नेट। यानी पेपर 1 प्लस पेपर 2 में जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट ले लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है। एंथ्रोपोलॉजी में जितने स्टूडेंट पेपर 1 और पेपर 2 अपीयर किए हैं, मान लीजिए 1000 स्टूडेंट,
तो इसमें से 6% ओनली उनको सिलेक्ट किया जाएगा, यानी 60। ठीक है, 6% यानी ओनली 60 स्टूडेंट विल गेट नेट, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर 1000 बच्चों में से सिर्फ 60 बनेंगे। क्लियर है बात? द टोटल स्लॉट्स shall be allocated to different categories as per reservation policy of government। अब ये 60 जो सीट है ये कैटेगरी वाइज मैंने बताया, 15% रिजर्वेशन एससी के लिए है, जो मैंने बताया था 7.5 जो भी रिजर्वेशन है उस हिसाब से डिवाइड होगा 60, यानी जो 60 है वो अगेन डिवाइड होगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब जेआरएफ के लिए जो जेआरएफ होंगे या फिर जो जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स, secured at least 40% aggregate mark in both the papers taken together, यानी कि दोनों पेपर में 40% रखना कंपलसरी है। ठीक है, पेपर 1 में आपको 40% रखना है, पेपर 2 में भी आपको मिनिमम 40% रखना है। ठीक है, एंड एटलीस्ट 35% मार्क्स इन एग्रीगेट, जो लोग रिजर्व को बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनके लिए 35% है, मतलब पेपर 1 में आपको 35% स्कोर करना है, पेपर 2 में भी 35%। अगर मार्क्स में देखा जाए तो पेपर 1 में आपको 35 स्कोर करना है, पेपर 2 में आपको 70 स्कोर करना है। ठीक है, ये 100 में से 35, ये 200 में से 70 स्कोर करना है, तब जाकर के आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, और अब जो है सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। Aggregate percentage of two papers corresponding to the number of slots arrived at shall determine the qualifying cutoff for eligibility for assistant professor in any category for SC category। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे those who have applied eligibility for JRF assistant professor both out of the total number qualified derived as per step 4 shall constitute consideration zone for JRF। यहाँ पे मैं मोटा मोटी ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जो है 1000 उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। पहले मार्क्स पब्लिश किए जाते थे, मार्क्स के अनुसार मान लीजिए 300 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, किसी ने 252 किया है तो मतलब ये है आपका हाईएस्ट है। ठीक है, फिर यहाँ से 6%, ठीक है, यहाँ से नीचे आएंगे हम 6% तक, जहाँ पे 6% बच्चे हमारे हो गए यानी 60। ठीक है, हाईएस्ट मार्क, फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे 252, 251 ऐसे करके, मान लीजिए लास्ट हो गया आपका 194। ठीक है, 194 तक है, हमारे 60 स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट कर लिए, तो आपका कट ऑफ हो गया 194। पहले ऐसे हुआ करता था, अब जो है वो परसेंटाइल में दे रहा है, परसेंटाइल 99th परसेंटाइल और 94th परसेंटाइल। ठीक है, अब 99 क्या है, 94th क्या है? देखिए जो जितने स्टूडेंट्स होंगे उनको हम 100 परसेंटाइल अगर कंसिडर करेंगे, ठीक है, यानी सेंट परसेंटाइल अगर देखते हैं, इसमें से टॉप 1% को जेआरएफ मिलता है। ठीक है, जेआरएफ के लिए टॉप 1% में आना पड़ेगा और टॉप 6% में आपको नेट प्राप्त होता है, यानी आपको 94th परसेंटाइल में आना है। ठीक है, तो 99th परसेंटाइल के ऊपर अब जो स्कोर कर रहे हैं वो स्कोर ऐसे आता है 99.18 परसेंटाइल ऐसे आता है। ठीक है, तो आपका 99 परसेंटाइल से ज़्यादा आया तो आप जेआरएफ, 94th परसेंटाइल मतलब मोटा मोटी 6% में आना है तो नेट, 1% में आते हो तो जेआरएफ, ऐसे होता है। ठीक है, देन हम देखते हैं सिलेबस, और बेसिकली एडुचैंट्स प्लेटफॉर्म में आपको सभी एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स मिलते हैं। तो हम नेट जो है, नेट पेपर कोड 9, हर एक पेपर का कोड होता है, कोड 9 हम डिस्कस करेंगे, एजुकेशन पेपर डिस्कस करेंगे, इसमें जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं हम सभी को डिस्कस करेंगे 1 by 1। और आपको अगर कंपाइल्ड वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, और किस में आपको डाउट है हम वो डिस्कस कर सकते हैं, एज वेल एज पेपर 1 में भी अगर कुछ डाउट हो तो भी आप लिख सकते हो। बेसिकली ये जो चैनल है एडुचेंट्स वो आपको एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कराएगा, एंड फील फ्री टू ज्वाइन द क्लास, यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी एजुकेशन रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो गया प्रिपेयर कर रहे हैं, सीटेट, ओस्टेट या फिर नेट, हम प्रिपेयर कराते हैं यहाँ पे। कोई भी डाउट हो आप लिख सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग एजुकेशन में प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका सिलेबस थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। पहला यूनिट 1
यूनिट 1 में एजुकेशनल स्टडीज आता है। बेसिकली ये पेपर फिलॉसफी और सोशियोलॉजी का है। फिलॉसफी में हम इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी पढ़ेंगे, उसके बाद वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी पढ़ेंगे। देन सोशियोलॉजी में आप सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ोगे, थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स पढ़ोगे, सोशलाइजेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंकर्स इन इंडियन सोसाइटी उसको पढ़ोगे। देन इसमें नेशनल वैल्यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि हमें एजुकेशन में मदद करता है। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें जितने सारे कमिटी कमीशंस हो चुके हैं उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। और पॉलिसीज़ में क्या मतलब क्या रिलेशन है, पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेशन होता है, नया पॉलिसी आया है उसका प्रोसीजर क्या है उसको पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स की क्या ज़रूरत है एजुकेशन में, जितने सारे इकोनॉमिकल टर्म्स हैं एजुकेशन में कैसे यूज़ होता है, फाइनेंसिंग हो गया, बजट हो गया, ये सब कैसे तैयार किया जाता है उसको पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, पॉलिटिक्स क्यों चाहिए हमारे एजुकेशन में, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स, ये सब पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि साइकोलॉजी पेपर बेसिकली है, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। मेंटल हेल्थ हाइजीन भी पढ़ाया जाएगा इसमें। उसके बाद आपका इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ आपका मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, ये सब आएगा। उसके बाद आपका थ्योरीज ऑफ लर्निंग, बहुत प्रकार के स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद गाइडेंस काउंसलिंग एंड थ्योरीज अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में हम मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टीचर एजुकेशन को पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस क्या है, टीचर एजुकेशन का नॉलेज बेस क्या है। और उसके साथ ही साथ बहुत सारे मतलब दिग्गजों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, किसने कौन सा थ्योरी दिया है। देन हम जानेंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूजीसी, एनसीटी, इन सब का क्या काम है प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन में। और फाइनली हम देखेंगे प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशनलिज्म क्या है, टीचिंग प्रोफेशन क्या है, क्या क्या होते हैं, और प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद चलेंगे हम यूनिट 5 में करिकुलम स्टडीज़, करिकुलम कैसे बनाया जाता है, करिकुलम क्या है, करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट, यानी आपका जो फ्रेमवर्क होता है, करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है, ठीक है। करिकुलम कैसे बनाया जाता है, करिकुलम मॉडल पढ़ेंगे। एक होता है आपका करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल और एक होता है आपका करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल, उसको भी हम पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शनल सिस्टम क्या होता है, करिकुलम ट्रांजैक्शन कैसे होता है, इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, ये सब मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। फाइनली करिकुलम में चेंजेस कैसे लाते हैं, क्यों आता है करिकुलम में चेंज, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद आता है आपका रिसर्च इन एजुकेशन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। पेपर 1 में भी ये रिसर्च है, पेपर 2 में भी है, तो जो लोग पेपर 1 भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग भी रिसर्च यहाँ पे देख सकते हो। इसमें एजुकेशनल रिसर्च के बारे में जानेंगे, रिसर्च क्या है और रिसर्च के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हर एक डिज़ाइन अप्रोचेस को हम पढ़ेंगे। वेरिएबल क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है, टाइप क्या होता है। उसके बाद हमारे स्टेप्स क्या होते हैं, टूल्स क्या क्या यूज़ होते हैं। उसके बाद मेजरमेंट स्केल के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे, मतलब क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव पढ़ेंगे। सेकंड में बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च कैसे होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं। एक नया चीज़ ऐड भी मतलब ऑलरेडी हो चुका है, ये जो नया है जो है मिक्स्ड मेथड रिसर्च, पहले हुआ करता था अप्रोचेस में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, अब दोनों को मिला के और एक डिज़ाइन आया है जो है मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद यूनिट 7 में हम पेडागोगी, एंड्रागोगी एंड असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पेडागोगी क्या है और उसके साथ ही साथ आपको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, एंड्रागोगी भी पढ़ेंगे। उसके बाद असेसमेंट इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे, ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में जानेंगे। असेसमेंट इन पेडागोगी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में असेसमेंट कैसे किया जा सकता है और एंड्रागोगी में कैसे किया जा सकता है, इसमें बहुत सारे इंटरेक्शन एनालिसिस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन यानी आईसीटी पेपर आएगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आईसीटी में क्या अंतर है, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के सिस्टम अप्रोच यानी बहुत सारे डिज़ाइन मॉडल भी है, उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ वेब 2.0 के बारे में जानेंगे, इमर्जिंग ट्रेंड्स जो है वेब 2.0, कौन सा टूल हम यूज़ करते हैं एजुकेशन में, क्या ज़रूरी है
और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आईसीटी को कैसे हम यूज़ करते हैं एजुकेशन में और किस किस फील्ड में यूज़ करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन आता है जो इम्पोर्टेंट पेपर है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। एजुकेशनल मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट हमारे एजुकेशन में कैसे होता है, बहुत सारे हम प्रिंसिपल्स को देखेंगे, बहुत सारे मॉडल्स को देखेंगे। लीडर कौन होता है, लीडरशिप स्टाइल कैसा होता है, बहुत सारे यहाँ पे भी मॉडल्स देखेंगे। क्वालिटी क्या होता है, हर एक कॉन्सेप्ट में हम बोलते हैं क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, बट ये क्वालिटी होता क्या है और बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या क्या डिटर्मिनेंट होते हैं, ये सब देखेंगे। बहुत सारे क्वालिटी गुरुज के बारे में पढ़ेंगे। देन चेंज मैनेजमेंट, कैसे चेंज होता है हर एक फील्ड में, उसको भी देखेंगे, उसका भी मॉडल है देखेंगे। और फाइनली आता है यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे इंटीग्रेटेड एजुकेशन, सेग्रीगेटेड एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सभी के बारे में जानेंगे। क्या क्या लीगल प्रोविजन है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, ठीक है, कौन से एक्ट्स किए गए हैं। उसके बाद इम्पेयरमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिजेबिलिटी, क्या क्या डिजेबिलिटी है, कौन से डिजेबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ये सब पढ़ेंगे। देन कैसे एक क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाया जा सकता है, यानी प्लानिंग एंड मैनेजिंग इंक्लूसिव क्लासरूम। फाइनली हम पढ़ेंगे क्या क्या बैरियर्स हैं, क्या क्या फैसिलिटेटर हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, क्यों इंक्लूसिव एजुकेशन फेल हो रहा है, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है जितने सारे 300 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसमें से लगभग आपका 50 मार्क मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाता है। कोई गारंटी इसमें है नहीं, लेकिन ये तो एक्सपीरियंस है कि 50 मार्क आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाते हैं। यानी अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर, अगर आपने 5-10 साल का क्वेश्चन आप पर मतलब प्रैक्टिस कर चुके हो, तो मान के चलिए कि 50 मार्क आपको ऐसे मिल जाएंगे। ऊंच नीच हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज है 50 मार्क्स आपका जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, दो फायदे हैं। एक तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आप कितना जानते हो इस सब्जेक्ट के बारे में, आपको कितना नॉलेज है और कितना नॉलेज गेन करना है। दूसरा बोनस है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो वो रिपीट क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। बेसिकली पेपर 2 एजुकेशन पेपर जो है कोड 9, उसको हम डिस्कस करेंगे, हर एक क्लास हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही पढ़ाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होंगे, और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकता है। पेपर 1 का भी हम पढ़ा सकते हैं, अगर आप कोई डाउट हो तो हमें बताइएगा, हम वहाँ पे आपको क्लास ले सकते हैं, ठीक है। नया साल है तो एक नया कोट, न्यू ईयर डिपिक्ट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज, चूज योर्स। नया साल आपके लिए बहुत सारा नया अपॉर्चुनिटी लाया है, आपको चूज करना है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करने जा रहे हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो इस साल जमकर पढ़ाई कीजिए, जॉब क्रैक कीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। जो भी आपको मदद चाहिए होगा वो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।